नमस्कार दोस्तों, मैशी कॉम्पिटिटिव एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ये अपना सबसे पहला क्वेश्चन है। वसा से प्राप्त होती है, प्रोटीन से, विटामिन से या कार्बोहाइड्रेट से? देखो, अगर हम 1 ग्राम की बात करें ना, किसकी बात करें? 1 ग्राम की बात करें, तो 1 ग्राम वसा से अपने को 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वही 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो अपने को 4.1 से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? 4.1 से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। यही विटामिन की बात करें तो विटामिन कभी भी हमको एनर्जी नहीं देता है। विटामिन का काम क्या होता है? आपके शरीर में होने वाली जितनी भी ऊर्जा संबंधी क्रियाएं हैं, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, उनको कंट्रोल करता है। उनको हम किस नाम से जानते हैं? उपापचय के नाम से जानते हैं। तो आपके शरीर में उपापचय मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला काम कौन करता है? विटामिन करता है। ऊर्जा नहीं देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपने को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो अब बताओ, सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला कौन है? बताओ, इसमें वसा है। तो आंसर क्या देना होगा? वसा। वसा से अपने को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ में आई कहानी? चलो, एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। मिलान कीजिए। अब इसको अपने को मिलान करना है। करो, आप करो मिलान। देखो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम किस नाम से जानते हैं? बताओ। ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं ना? तो ये देखो, ग्लूकोज को अपने ने किससे मिलाया? ग्रेप शुगर से मिलाया। सही बात है। वैसे ही गैलेक्टोज होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? मस्तिष्क शर्करा, ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है। तो गैलेक्टोज को अपने ने किससे मिलाया? ब्रेन शुगर से। फ्रैक्टोज क्या है? बताओ। फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज मिल्क शुगर है, माल्ट शुगर है, केन शुगर है, फ्रूट शुगर है। फ्रूट शुगर है। फलों से प्राप्त शर्करा कौन सी होती है? फ्रैक्टोज होती है। तो फ्रैक्टोज क्या हो गई? फ्रूट शुगर हो गई, फल शर्करा हो गई। सुक्रोज को किससे प्राप्त करते हो? आप गन्ने से प्राप्त करते हो। घर में किचन में टेबल पर ये रखी हुई होती है, इस कारण सुक्रोज को हम केन शुगर या टेबल शुगर बोलते हैं। माल्टोज को अपने माल्ट शर्करा के नाम से भी जानते हैं, तो माल्ट शुगर कहते हैं। लैक्टोज जो होती है वो अपने को दूध से प्राप्त होती है, तो लैक्टोज कौन सी हो गई? लैक्टोज हो गई मिल्क शुगर। समझ में आई बात? तो ए का कौन सा हो गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या, कैसी शर्करा है? ग्रेप शुगर है, तो ये ए में आ गया। गैलेक्टोज को अपने मस्तिष्क शर्करा, ब्रेन शुगर बोलते हैं, तो ये बी में आ गया। फ्रैक्टोज को अपने फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं, तो ये सी वाले का हो गया। सुक्रोज को अपने कैन शुगर, कैन मतलब ये शुगर कैन गन्ने से प्राप्त होती है, इस कारण इसे कैन शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर कहते हैं, तो ये डी वाले का हो गया। माल्टोज को अपने माल्ट शुगर के नाम से है, तो ये ई वाला हो गया। और लैक्टोज दूध से प्राप्त होती है, इस कारण इसे मिल्क शुगर या दूध शर्करा बोलते हैं, तो ये एफ हो गया। तो इसको अपने ने मैचिंग किया, तो रिवीजन हो गई आपके अच्छी सी। ये कौन सी शर्करा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पेड़ पौधों का संचित भोजन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पेड़ पौधों का संचित भोजन क्या होता है दोस्तों? स्टार्च होता है। क्या होता है पेड़ पौधों का संचित भोजन? स्टार्च होता है, स्टार्च। यही क्वेश्चन मानव शरीर के लिए आ जाए, क्या मानव शरीर का संचित भोजन क्या है? ग्लाइकोजन है। अपने शरीर में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता कौन है? इंसुलिन हार्मोन। और ग्लाइकोजन अपने शरीर का संचित भोजन है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ संचित रहता है? बताओ। ये संचित रहता है लीवर में। और कहाँ संचित रहता है? ये संचित रहता है मसल्स में, मांसपेशियों में, और लीवर में संचित रहता है। लीवर में कितना रहता है? लगभग 35%। मांसपेशियों में लगभग 65%। तो अगर अपने को पूछ ले मानव शरीर का संचित भोजन कौन है, तब तो अपने को आंसर ग्लाइकोजन देना है। ठीक है। और मानव शरीर में सर्वाधिक संचित रहता कहाँ है? मांसपेशियों में कितना रहता है? 65%। तो मांसपेशियों में सबसे अधिक संचित रहता है। लेकिन अपने को पूछा क्या है?
अपने को पूछा है कि पेड़ पौधों में संचित भोजन क्या है, तो उस समय अपने को आंसर क्या देना होता है, स्टार्च, जिसे अपने मंड के नाम से जानते हैं। मानव शरीर का पूछता तो ग्लाइकोजन आंसर देते। लीवर और मसल्स यकृत और मांसपेशियों में संचित रहता है, सर्वाधिक मांसपेशियों में संचित रहता है। ग्लाइकोजन किससे बनता है, ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता कौन है, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। कीटो तथा अन्य ओर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल तंत्र किसके बने होते हैं। देखो दोस्तों, एक संघ होता है जिसे अपने ओर्थ्रोपोडा कहते हैं, उसके अंदर ये मक्खी, मच्छर, बिच्छू, कीट, है ना, ये सब आ जाते हैं। इनका जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है, वो किसका बना होता है, वो बना होता है काइटिन नाम के कार्बोहाइड्रेट का। काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है, जो कि कैसा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। जैसे सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है ना, वैसे ही काइटिन पॉलीसेकेराइड है। इसका फॉर्मूला भी C6H10O5 होता है। ठीक है। अपने अंदर भी बाह्य कंकाल तंत्र है। अपने बाह्य कंकाल तंत्र में कौन कौन आ जाते हैं, नाखून आ जाती है, बाल आ जाते हैं, ये बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा है। आंतरिक कंकाल तंत्र में क्या आ जाती है, अपनी हड्डियां आ जाती है, उपास्थियां आ जाती है, कार्टिलेज वगैरह, ये आंतरिक कंकाल तंत्र में आ जाते हैं। तो अपने को तो कीटों का पूछा है ना, तो कीटों का जो बाह्य कंकाल तंत्र या अन्य ओथ्रोपोडा है, ओथ्रोपोडा में कीट आते हैं, है ना, तो उनका बाह्य कंकाल तंत्र किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में भी कौन, काइटिन नाम के कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इंसुलिन इसका आंसर नहीं होगा, स्टार्च नहीं होगा, ग्लाइकोजन नहीं होगा, ठीक है, काइटिन होगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। वो शर्कराएं जो अपने प्रकृति से प्राप्त करते हैं, उनमें सबसे मीठी कौन सी होती है। ये क्वेश्चन आपने कितनी बारी किया होगा। आंसर क्या करना होता है, फ्रैक्टोज, है ना। ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज भी प्रकृति से प्राप्त होती है, इसे ग्रेप शुगर बोलते हैं, इसे ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। माल्टोज भी नहीं है। सुक्रोज, घरों में जो हम चीनी खाते हैं उसका वास्तविक नाम क्या है, सुक्रोज है। इसका बहुत बार सूत्र पूछ लेते हैं, क्या है, C12H22O11। ठीक है। लेकिन सबसे मीठी प्रकृति से प्राप्त शर्करा है वो कौन सी है, फ्रैक्टोज है। फलों में मीठापन जिस शर्करा के कारण होता है वो फ्रैक्टोज के कारण होता है। फ्रैक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है। तो फ्रैक्टोज आंसर करना होगा। ये भी बहुत फेमस और बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। किस एल्गी में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्लोरेला, एनाबिना, नोस्टॉक, ओसिटेलिया। तो आंसर क्या देना होता है, क्लोरेला। क्लोरेला को हम स्पेस एल्गी के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री इसका यूज करते हैं एज ए प्रोटीन के रूप में। इसमें लगभग 70% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। क्लोरेला के बाद में दूसरा ऐसा कौन सा शैवाल है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में, है ना, प्रोटीन देखने को मिलती है। तो उस समय अपने को आंसर देना होता है स्पाइरुलिना। दूसरे नंबर पर स्पाइरुलिना है। अच्छा, ये दो ऐसे शैवाल है जो प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं, जिनमें क्लोरेला पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर स्पाइरुलिना है। इसमें लगभग 65% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। दालों में प्रोटीन, दाल की अगर बात करें तो दालों में ऐसी कौन सी दाल है जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। तो आंसर क्या देना होता है, सोयाबीन। सोयाबीन में कितने परसेंट प्रोटीन होती है, 40 से 42%। ये परसेंटेज ध्यान में रखना दोस्तों, सोयाबीन की बहुत बार पूछ लेते हैं। ऐसी कौन सी कवक है या फफूंद है या जिसे आप फंगस भी कह सकते हो, जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है ना। ऐसी कौन सी फंगस है जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो उस समय अपने को आंसर देना होता है मशरूम, जिसे आप खुम्बी भी कहते हो, मशरूम। इसमें लगभग 52% तक क्या देखने को मिलती है, प्रोटीन देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रोटीन के मैंने अच्छे सोर्स बताए हैं, पढ़ रखा होगा आपने, एक अच्छा सा रिवीजन हो गया। अपने को सवाल पूछा है तो ये दो सवाल है जो प्रोटीन के अच्छे सोर्स में आते हैं। यहाँ पे क्लोरेला है, पहले नंबर पर क्लोरेला है, दूसरे नंबर पर स्पाइरुलिना। ये पहले दूसरे नंबर वाले दो सवाल मैंने आपको बता दिए। दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन नाम की दाल में होती है, जिसमें 40 से 42%। फंगस की बात करें तो मशरूम जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, 52% तक प्रोटीन पाई जाती है। चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। एनाबिना, नोस्टॉक, ओसिटेलिया, इसमें प्रोटीन कम है, क्लोरेला में सबसे अधिक प्रोटीन है। चलो निर्माण में कौन सी प्रोटीन भाग लेती है। तो आंसर क्या देना होता है, गोसिपिन,
नहीं। ग्लाइडीन नहीं। हिस्टोन बिल्कुल सही, कोई भी नहीं नहीं, इसका आंसर है हिस्टोन। गुणसूत्र की बात आते ही गुणसूत्र से रिलेटेड प्रोटीन अपने को दिमाग में आनी चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन, याद रहेगा। चलो, सल्फर युक्त विटामिन जिसे विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। देखो, टोटल अपने शरीर को कितने विटामिन आवश्यक होते हैं? 13। 13 कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के। जिसमें बी के अपने शरीर को कितने जरूरत है? 8 बी चाहिए, 8 ये हो गए। बी वाले कितने चाहिए अपने को? 8। कौन कौन से चाहिए? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ये 8 तो बी वाले चाहिए, अपने शरीर को जरूरी है। इसके अलावा कौन से जरूरी है? ए, सी, डी, ई, के। तो टोटल कितने हो गए? 8 तो ये हो गए, 9, 10, 11, 12, 13। तो मानव शरीर को 13 विटामिन चाहिए टोटल। इन 13 में से एक भी कमी हो गई ना तो अपने को रोग होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बी के टोटल कितने चाहिए? 8। कुल कितने चाहिए? 13। इन 13 में से 3 विटामिन आप ध्यान में रखना, B2, B7 और B9, जिनको जी, एच और एम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जी, एच और एम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, B7 जो होता है, इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम बायोटीन होता है ना? बायोटीन होता है। तो अब देखो, इन्होंने रासायनिक नाम दे रखे हैं। बायोटीन किसका है? B7 का, है ना? थाइमीन किसका नाम होता है? थाइमीन जो नाम होता है वो होता है B1 का। राइबोफ्लेविन B2 का। रेटिनोल किसका नाम है? ए का। तो अब इससे मैच करो, B7 को अपने H बोलते हैं और B7 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम बायोटीन है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ए। B2 को अपने जी के नाम से जानते हैं, यानी राइबोफ्लेविन को अपने कैपिटल जी के नाम से जानते हैं। B9 जिसका केमिकल नेम है फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल, है ना? उसको अपने एम से नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अपने को जी वाले, एच वाले का पूछा है, एच वाले का पूछा है, तो यहाँ B7 को बायोटीन, तो बायोटीन आंसर हो गया। चलो, विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्ति में होने वाले रोग। अब देखो बच्चों, ये जब क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे आंसर रिकेट्स कर देते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग होता है ना, उसे अपने रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स बच्चों में होता है। यहां पर बात बच्चों की नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? एडल्ट्स की हो रही है, वयस्क की हो रही है। तो वयस्क में होने वाला रोग जो है ना, वो ओस्टियोमलेशिया है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है। रिकेट्स रोग में क्या होता है? बच्चों के शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है, विशेषकर पैरों की हड्डियां मुड़कर ऐसे धनुष के आकार की हो जाती है। ओस्टोमलेशिया रोग वयस्क में होता है। वयस्क में भी शरीर में हड्डियां क्या होने लग जाती है? कमजोर होने लग जाती है। तो वयस्क लिखा हुआ है तो ओस्टियोमलेशिया करना था। अगर यहाँ पर बच्चे लिखे हुए आ जाते हैं ना तो अपने आंसर क्या करते हैं? रिकेट्स करते हैं। तो जल्दीबाजी में गलती मत करना, ध्यान से पढ़ना। बच्चे लिखा हुआ आए तभी रिकेट्स करना है। यहाँ व्यस्क लिखा हुआ है, विटामिन डी की कमी से व्यस्क लिखा हुआ है, तो ओस्टियोमलेशिया। समझ में आई बात? चलो, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका कहने का मतलब है तंत्रिका तंत्र की वो सबसे छोटी इकाई बतानी है अपने को, जो तंत्रिका तंत्र को बनाती है, जो हर क्रिया में भाग लेती है। उस इकाई को अपने बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका भी होती है, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है ना? तो यहां पर अपने को स्नेप्स आंसर देना है? नहीं। एल्व्यूलाई देना है? नहीं। दो तंत्रिका जो होती है, दो न्यूरॉन आपस में जुड़ती है ना, तो उस जुड़ाव वाले पॉइंट को स्नेप्स बोलते हैं। एल्वियोली अपने फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है, जिन्हें वायुकुपिका बोलते हैं, लंग्स की। नेफ्रॉन नहीं है, नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी इकाई है। नेफ्रॉन है ये, किडनी की सबसे छोटी इकाई है। यहां पर आंसर होगा न्यूरॉन, है ना? न्यूरॉन। यहां पर आंसर क्या होगा? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? न्यूरॉन, है ना? नेफ्रॉन किसकी है? नेफ्रॉन है सबसे छोटी इकाई किसकी है? किडनी की। किडनी जिसे अपने वृक्क कहते हैं, गुर्दा कहते हैं, ये किसकी है? लंग्स की है। फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई है। सिनेप्स, दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं तो उस जुड़ने वाले पॉइंट को अपने सिनेप्स कह देते हैं। चलो, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, साथ ही श्वसन गति, रक्तदाब, हृदय धड़कन का नियमन करता है?
देखो आपने एक बात पढ़ रखी होगी, अपने मस्तिष्क का एक ऐसा भाग है जो अनिच्छिक क्रियाओं पर, इनवॉलेंटरी एक्शन पर कंट्रोल करता है, और वो होता है मेडुला ओब्लेंगाटा। तो यहां पर सबसे सही आंसर क्या होगा? मेडुला ओब्लेंगाटा। आंसर क्या देना है बताओ? सी आंसर देना है। सी आंसर कर दोगे? चलो। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बताओ। अभी मैंने बताया था मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। शुक्राणु की बात करें ना तो मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका गैमेट सेल जिन्हें अपने बोलते हैं, गैमेट सेल जनन कोशिका, है ना? वो कौन सी है? सबसे छोटी जनन कोशिका शुक्राणु होती है। मानव शरीर के सबसे बड़ी जनन कोशिका अंडाणु होती है। पूरे संसार में या पूरे आप ऐसे समझ लो विश्व में सबसे बड़ी कोशिका अगर कोई होगी ना तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्म नाम के बैक्टीरिया की होती है। और सबसे लंबी कोशिका पूरे संसार में देखा जाए तो तंत्रिका कोशिका है, और मानव शरीर की भी सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, समझ में आई बात? अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सी है, गैमेट सेल कौन सी है? शुक्राणु है। सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है? अंडाणु है। शुक्राणु और अंडाणु मिलकर जाइगोट बनता है, फिर आगे ऐसे बच्चे का निर्माण होता है। पूरी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका संसार में किसकी पाई जाती है? जीवाणु की। नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। लेकिन अपने को तो मानव शरीर के सबसे लंबी पूछी है तो वो तंत्रिका कोशिका है। इसी तंत्रिका कोशिका को अपने किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन के नाम से। अभी जो अपने ने न्यूरॉन पढ़ा था, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पढ़ा था ना अपने ने, कौन सा? ये वाला, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी? न्यूरॉन। न्यूरॉन को अपने तंत्रिका कोशिका भी बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? चलो आगे देखो दोस्तों, दो वर्ड आते हैं। एक आता है ईईजी जो इसमें लिखा हुआ है, एक वर्ड आता है ईसीजी। ईईजी जिसे इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ बोलते हैं, ये ब्रेन से रिलेटेड एक टेस्ट है, मस्तिष्क से संबंधित एक जांच है। हृदय से संबंधित जो जांच होती है ना, हार्ट से रिलेटेड जो जांच होती है ना, वो होती है ईसीजी। ठीक है, ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हृदय से संबंधित जांच है। ये किससे संबंधित जांच हो गई? ब्रेन से रिलेटेड जांच हो गई। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल दो या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोल दो, इसे इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ बोल दो या इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफी बोल दो, एक ही बात होती है। तो इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए? तो आंसर क्या देना होगा? ब्रेन। अगर ईसीजी होता है तो अपने क्या करते हैं? आंसर हार्ट करते, हृदय करते, है ना? हार्ट मतलब हृदय, ब्रेन मतलब मस्तिष्क। आंखों से, स्टोमक से रिलेटेड ये जांच नहीं है, ब्रेन से रिलेटेड जांच है। समझ में आई कहानी? यहां तक क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है, देखो इस क्वेश्चन को समझना। अपने शरीर में मस्तिष्क होता है, ठीक है? मस्तिष्क से जुड़ी हुई, है ना, पश्च मस्तिष्क के मेड्यूला ओब्लेंगाटा भाग से जुड़ी हुई एक सर्पिलाकार संरचना होती है जिसे अपने मेरुरज्जु बोलते हैं, जिसे अपने स्पाइनल कोड बोलते हैं। इस स्पाइनल कोड मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती है उन्हें मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है, उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। उन्हें किस नाम से जानते हैं? स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं, मेरु तंत्रिकाओं के नाम से जानते हैं। जो मेरुरज्जु से निकलती हैं उन्हें मेरु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। और जो मस्तिष्क से निकलती है तंत्रिकाएं, है ना, उन्हें क्रेनियल नर्व्स के नाम से जानते हैं, क्रेनियल नर्व्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम कपालीय तंत्रिकाएं बोलते हैं, कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं। ये जो कपालीय तंत्रिकाएं होती है ना, ये तो कितनी होती है? ये 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। और जो मेरु तंत्रिकाएं होती है ये कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 31 जोड़ी। भाई मस्तिष्क है, मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क के मेड्यूला ओब्लेंगाटा से जुड़ी हुई एक संरचना है जिसे अपने मेरुरज्जु बोलते हैं। मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकली हुई है वो मेरु तंत्रिकाएं हैं। ये कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। मस्तिष्क से निकली हुई जो तंत्रिकाएं होती है इन्हें कपालीय तंत्रिकाएं बोलते हैं, ये 12 जोड़ी होती है।
अब क्वेश्चन क्या पूछा है अपने को, देखो मेरु तंत्रिका पूछी है, स्पाइनल नर्व्स पूछी है, तो ये कितनी हो गई बताओ, 31 जोड़ी। यही अगर अपने को है ना क्रेनियल नर्व्स कपाली तंत्रिकाएं बोलता तो अपने को आंसर क्या देना होता, 12 जोड़ी आंसर देना होता। समझ में आई कहानी? चलो, अच्छा क्वेश्चन था। मानव मस्तिष्क में 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, जिसमें सबसे बाहरी आवरण किस झिल्ली का, किस मेम्ब्रेन का होता है? देखो अपने मस्तिष्क के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे अपने मेनिनजेस बोलते हैं, है ना। आपका मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के चारों तरफ आपका जो ब्रेन मस्तिष्क है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को अपने किस नाम से जानते हैं? इसे अपने मेनिनजेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेनिनजेस के नाम से जानते हैं। इस झिल्ली को अपने मेनिनजेस कहते हैं। ठीक है, ये झिल्ली 3 परतों से मिलकर बना है। जो सबसे बाहरी परत होती है उसे ड्यूरामेटर बोलते हैं, बीच वाली परत को आर्कनोइड बोलते हैं, और सबसे आंतरिक परत को पाइयामेटर के नाम से जानते हैं, है ना। तो सबसे बाहरी परत अपने को पूछा है, बाहरी आवरण पूछा है, तो उस समय आंसर क्या देना होता? ड्यूरामेटर। बीच वाली परत का नाम पूछ लेता तो एरेकनोइड, और सबसे आंतरिक परत, है ना, ये ऐसे 3 परतों से मिलकर बनी झिल्ली होती है। सबसे बाहरी ड्यूरामेटर, बीच वाली एरेकनोइड, आंतरिक परत पाइयामेटर होती है। तो सबसे अंदर वाली कौन सी होगी? पाइयामेटर। एग्जाम में बहुत बार इनका ऑर्डर पूछ लेते हैं, कहेगा कि ये जो झिल्ली है जिन 3 परतों से मिलकर बनी है, बाहर से अंदर की ओर क्रम बताओ, अंदर से बाहर की ओर क्रम बताओ। तो क्रम भी लिख सकते हो। अंदर से बाहर की ओर क्रम क्या होगा? पाइयामेटर, अरेक्नोइड, ड्यूरामेटर। बाहर से अंदर की ओर क्रम क्या होगा? ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पाइयामेटर। अभी सिर्फ अपने को बाहरी परत पूछी गई है, तो वो कौन सी हो गई? ड्यूरामेटर हो गई। क्वेश्चन समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। आवेग संचरण में कौन से आयन भाग लेते हैं? विच आयन टेक पार्ट इन इम्पल्स ट्रांसमिशन? ठीक है ना। तो आवेग संचरण में जो आयन भाग लेते हैं वो होते हैं सोडियम व पोटेशियम। देखो अपने शरीर में सोडियम व पोटेशियम आयन होते हैं, जो सूचनाओं के संचरण में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। सूचनाओं का संचरण जिन आयनों के माध्यम से होता है वो आयन सोडियम पोटेशियम आयन होते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, सोडियम पोटेशियम आयन यहाँ पर क्या करना है? अपने को आंसर देना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अपने न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों में खनिज पढ़ते हैं तो वहां पे भी क्वेश्चन बन जाता है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि सूचनाओं के प्रसारण में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, संचरण में जो आयन पार्टिसिपेट करते हैं वो आयन कौन से होते हैं? सोडियम पोटेशियम आयन होते हैं। ठीक है, इनके माध्यम से सूचनाओं का अपने शरीर में प्रसारण होता है, इन आयनों के माध्यम से। ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। देखो अभी एक क्वेश्चन बताया था, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिल रही है, उस स्थान को आप क्या बोलोगे? सिनेप्स के नाम से जानोगे। अब देखो यहां पर मैं एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं। हालांकि देखो अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ब्रेन है, न्यूरॉन सिलेबस में वैसे दे नहीं रखा है, फिर भी एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी पढ़ के चले जाना, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो बड़ा आसान सा मामला होता है, अभी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आजकल क्या है, कोई सा भी कंपटीशन हो, कभी कभार क्या है, टॉपिक में कुछ हेडिंग दे देते हैं, लेकिन बहुत बार उस टॉपिक से रिलेटेड भी बातें पूछ लेते हैं। तो इधर देखो आप, ये न्यूरॉन की संरचना होती है। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन है ना। ये न्यूरॉन की संरचना है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, न्यूरॉन की संरचना में आप इसको देखो, ऐसे समझो कि ये जो पार्ट है कौन सा, ये वाला ऐसे बाहर निकले हुए पार्ट है, इसको अपने डेंड्राइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसे डेंड्राइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बीच में न्यूरॉन में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिसे अपने केंद्रक कहते हैं। न्यूरॉन भी तो एक कोशिका है, तो कोशिका में क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाएगा। और ये जो बॉडी होती है, इस बॉडी को अपने सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन की जो पूंछ होती है ना, उस पूंछ को अपने एक्सोन के नाम से जानते हैं, जिसे अपने हिंदी में एक्सोन लिख देते हैं, एक्सोन के नाम से जाना जाता है। ये न्यूरॉन की क्या हो गई? ये पूंछ हो गई है।
ये इसका क्या हो गया है, मेन पार्ट हो गया है, बॉडी हो गई है इसकी, ठीक है ना। इस पूंछ में ऐसे एक आवरण पाया जाता है, इस आवरण को माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये जो कोशिका है, इसके अंदर ये जो सेल है, इसे स्वान सेल के नाम से जाना जाता है, स्वान सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो माइलिन शीथ है, इनके बीच में ये जो गैप है, इन गैप को नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर के नोड बोलते हैं, ठीक है। और जब दो कोशिकाएं, दो न्यूरॉन आपस में जुड़ती हैं तो उस स्थान को स्नैप्स बोलते हैं। ये न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन आके जुड़ गई, तो जिन संधि स्थल से जुड़ती है उन्हें अपने किस नाम से जानते हैं? साइनेप्स के नाम से जानते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, स्नैप्स के नाम से किसको जाना जाता है ना, न्यूरॉन के मिलने वाले स्थान को अपने साइनेप्स बोल देते हैं। तो एक बार इस स्ट्रक्चर को पढ़ लेना, ठीक है, कि न्यूरॉन की पूंछ को क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। ये न्यूरॉन की मतलब स्ट्रक्चर है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे अपने। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, मानव शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला सेंटर कौन सा है? सबने पढ़ रखा है, हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस एक ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखती है। इस कारण इसे हम हेडमास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और शरीर का ये थर्मोस्टेट है, ताप नियामक है, जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। दो माइलिन आछे, दो माइलिन सील के बीच स्थित गैप या संधि को क्या कहा जाता है ना। दो माइलिन, देखो ये क्वेश्चन, ये अभी स्ट्रक्चर अपने ने देखी थी। ये माइलिन सीथ है पूरा, ये माइलिन सीथ है, ये माइलिन सीथ है, ये माइलिन सीथ है। एक्सोन के ऊपर ऐसे आवरण को अपने क्या बोलते हैं? माइलिन सीथ बोलते हैं। इनके बीच में ये जो कोशिका है, इन्हें स्वान सेल के नाम से जाना गया है, ठीक है। और इनके बीच में ये जो गैप है, इस गैप को क्या बोला गया है? नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जाना गया है, नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जाना गया। तो माइलिन शीथ के बीच में ये जो गैप है, इसको क्या बोला गया है? नोड ऑफ रेनवियर। तो वहां पे अपने को आंसर क्या देना होगा? यहाँ पर अपने को आंसर देना होगा रेनवियर के नोड, नोड ऑफ रेनवियर। समझ में आई बात? चलो, एक्सोन का था तो कैसे क्वेश्चन देते हैं आप? एक्सोन का क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि भाई न्यूरॉन की पूंछ को क्या कहते हैं? एक्सोन बोलते हैं, ठीक है। ये देखा जाए तो न्यूरॉन का सबसे बड़ा भाग भी होता है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन तिल और चकत्तों के लिए जिम्मेदार होता है? तिल और चकत्तों के लिए जिम्मेदार एमएसएच हार्मोन है, जिसे अपने मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। और ये इसका नाम क्या है पूरा? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका नाम है, एमएसएच हार्मोन। ये एमएसएच हार्मोन किससे निकलता है बताओ? ये एमएसएच हार्मोन निकलता है अपने पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को अपने मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गले में एक पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, पराओटो ग्रंथि होती है, उस पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिस पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता है? तो पैराथायरॉइड ग्लैंड, पराओटो ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता है। चलो, भ्रूणावस्था में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देखो, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में एक रोग हो जाता है जिसे अपने जड़ मानवता रोग बोलते हैं। इससे बच्चों का विकास रुक जाता है और ये ज्यादातर भ्रूणावस्था में होता है, ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। जड़ मानवता जिसे अपने क्रिटिनिज्म रोग कहते हैं, ये बच्चों में हो जाता है। और थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता हो गई ना, तो अधिकता से वयस्क में जो रोग होगा ना, है ना, या फिर आप कह सकते हो बच्चा अगर मैच्योर हो गया है तो उस समय उसको अगर कोई रोग होगा ना, तो वो कौन सा रोग होगा? मिक्सिडीमा रोग होगा। तो वयस्क में होने वाला रोग मिक्सिडीमा है, बच्चों में होने वाला रोग जड़ मानवता है। तो भ्रूणावस्था की बात कर रहे हैं तो अपने को जड़ मानवता, क्रिटिनिज्म आंसर देना पड़ेगा, है ना। ये थायरोक्सिन हार्मोन की, है ना, कमी से वयस्क में होने वाला बच्चों में, और यहाँ पे भी कमी से ये भी मिक्सिडीमा और जड़ मानवता कमी से है। प्लूमर रोग जो होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से होता है। ये दोनों रोग, ए और डी, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, बी प्लूमर रोग, है ना, प्लूमर, ग्रेव, एक्सोप्थेल्मिया, ये ऐसे रोग हैं
जो थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से हो जाता है। प्लूमर रोग में थायराइड ग्लैंड में गांठें बनने लग जाती है ना। हाशीमाटो डिजीज को, हाशीमाटो है ये, इंग्लिश में गलत लिख दिया गया है, ये हाथीमाटो नहीं है, हाशीमाटो है। हाशीमाटो का रोग जो होता है, इस रोग में क्या होता है, इस रोग में अ, अ, इसे हाशीमाटो को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहा जाता है। हद से ज्यादा एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं तो फिर थायराइड ग्लैंड ही क्या होती है, दुश्मन बन जाती है, खुद की आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, काम करना बंद कर देती है। इसे हाशीमाटो का रोग भी कहा जाता है। चलो, तो यहाँ पर भ्रूणावस्था में थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है, तो आंसर देना होगा जड़ मानवता। यही व्यस्क लिखा हुआ आ जाता तो उसकी कमी से आंसर देते मिक्सिडीमा। चले आगे, तो आंसर यहाँ पर क्या है, डी आंसर है। पैराथायरॉइड ग्रंथियां कितनी होती है? देखो, अपने गले में एक एच आकार की ग्रंथि है जिसे अपने थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड के अंदर ही धसी हुई ग्रंथि होती है जिसे पैराथायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं, जो कि संख्या में कितनी होती है, 4, जोड़ी में 2 होती है। तो यहाँ पे संख्या में पूछी है तो कितनी हो गई, 4। अगर पेयर पूछ लेता, जोड़ी पूछ लेता, तो 2 आंसर करना होता। ठीक है, और इस पैराथायरॉइड ग्लैंड पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा हार्मोन 3F हार्मोन, F का मतलब फाइट फ्लाइट, है ना। एक, देखो 3F का मतलब क्या हो गया, 3F का मतलब हो गया, एक तो हो गया फियर, ठीक है, एक आप करना फाइट, और एक अपने को करना होता है फ्लाइट। फियर, फाइट और फ्लाइट, ये ऑप्शन करना। ऑप्शन थोड़े से मिस्टेक हो गया है। 3F का मतलब हो गया फियर, फाइट और फ्लाइट। समझ में आई बात? किस हार्मोन को अपने 3F हार्मोन बोलते हैं? तो आंसर देना होता है एड्रेनलिन हार्मोन को। अपने शरीर में एक किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि है जिसे अपने एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। इससे एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं। इसे करो या मरो हार्मोन भी बोलते हैं। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं। इसे फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी अपने जानते हैं। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में यह हार्मोन निकलता है। दौड़ के अंतिम क्षणों में यह हार्मोन निकलता है ना, एड्रेनलिन हार्मोन। और एक हिटलर का नाम सुन रखा होगा। हिटलर जो है वो अपने सैनिकों को निडर बनाने के लिए किसके इंजेक्शन लगाता था? इस एड्रेनलिन के इंजेक्शन लगाता था। ठीक है, तो 3F का मतलब फियर, फाइट और फ्लाइट होता है ना। ये हार्मोन निकलेगा तो पहले आपके भय लगेगा, फिर आपके सामने 2 कंडीशन बनेगी कि इस परिस्थिति से लड़ा जाए या इससे उड़ा जाए, यानी खिसक लिया जाए, है ना। इस कारण इसे फियर, फाइट और फ्लाइट कहते हैं। चलो नेक्स्ट, किस रोग में शरीर में सोडियम की अधिकता तथा पोटेशियम की कमी से पेशियों में ऐंठन हो जाती है तथा मृत्यु भी हो जाती है? तो ऐसे रोग को अपने कौन सी डिजीज के नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? कौन सी डिजीज के नाम से जानते हैं? इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा ध्यान दो। अभी मैंने कहा था अपनी किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसे अपने एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, इसके आंतरिक भाग को, इसके इनर पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? मेड्यूला के नाम से जानते हैं। इस मेड्यूला वाले पार्ट से जो हार्मोन निकलता है ना, वो हार्मोन होता है एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन जिसे अपने 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसी एड्रेनली ग्रीन ग्लैंड का एक बाहरी बाहरी भाग भी होता है। उस बाहरी भाग को अपने क्या बोलते हैं? उस बाहरी भाग को हम कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब इस बाहरी भाग से भी कुछ हार्मोन निकलेंगे जो आप समझना। एड्रेनल ग्रीन के आंतरिक भाग है जिसे अपने मेड्यूला बोलते हैं, उससे हार्मोन निकला है एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे 3F हार्मोन, लड़ो या उड़ो, करो या मरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। और इसका जो बाहरी भाग है उसे कोर्टेक्स बोलते हैं। इस कोर्टेक्स भाग से भी हार्मोन निकलेंगे। अब देखो, ये जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है ना, ये जो एड्रेनलिन ग्लैंड का बाहरी भाग है, कोर्टेक्स भाग है, इससे कैसे कैसे हार्मोन निकलते हैं वो अपने देखते हैं। ठीक है, अब देखो, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है ना, कि कौन से शरीर में ये, अभी अभी ये सारी कहानी आ जाएगी। देखो, कोर्टेक्स भाग, देखो इनसे हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है ग्लूको कोर्टिकोइड, को कोर्टिकोइड।
एक हार्मोन है उसे अपने बोलते हैं मिनरेलो मिनरेलो कोर्टिकोइड। एक हार्मोन है उसे अपने गोनेडो गोनेडो कोर्टिकोइड के नाम से जानते हैं। देखो ये जो है ना वो हॉर्मोन्स की कैटेगरी मान सकते हो या हॉर्मोन्स का समूह मान सकते हो, है ना, कि भाई कोटेक्स भाग से ग्लूकोकोर्टिकोइड टाइप के हार्मोन निकलते हैं, मिनरेलोकोर्टिकोइड टाइप के हार्मोन निकलते हैं और गोनेडोकोर्टिकोइड टाइप के हार्मोन निकलते हैं। अच्छा, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन कौन सा होता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। ये हार्मोन का एक्चुअल में नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन ठीक है। आप ऐसा समझ लो ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है, हार्मोन का एक समूह है, हार्मोन की कैटेगरी है जिसका सबसे प्रमुख हार्मोन एल्डोस्टेरोन है। मिनरेलोकोर्टिकोइड में प्रमुख हार्मोन कौन सा हो गया, कार्टिसोल हो गया, कार्टिसोल हो गया। इसमें कौन सा हो गया, इसमें एक तो हो गया एंड्रोजन, एंड्रोजन, और एक हो गया एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक है। अब अगर अब ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है जो किसका पार्ट है, ग्लूकोकोर्टिकोइड का ही पार्ट है, और ये किससे निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग से निकलता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या है, हार्मोन की एक कैटेगरी है जिसका एक प्रमुख हार्मोन है, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन को अपने ग्लूकोकोर्टिकोइड भी कह सकते हैं। ये शरीर में सोडियम पोटेशियम का क्या करता है, बैलेंस बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, है ना। अगर शरीर में एल्डोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता हो गई, एल्डोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता हो गई तो शरीर में सोडियम की तो अधिकता होने लग जाएगी और पोटेशियम क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। सोडियम आयन की तो अधिकता होने लग जाएगी और पोटेशियम आयन क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। एल्डोस्टेरोन हार्मोन अपने शरीर में सोडियम पोटेशियम आयन को बैलेंस करके रखता है। अगर इसकी अधिकता हो गई तो सोडियम आयन क्या हो जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे, पोटेशियम आयन कम होने लग जाएंगे। इस रोग को कौन सी डिजीज के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, कौन से रोग के नाम से जानते हैं। कार्टिसोल हार्मोन है ना, इसको अपने लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन भी अपने कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये अपने को तनाव से, स्ट्रेस से बचाता है, इससे तनाव से, स्ट्रेस से बचाने का काम करता है ना। अगर शरीर में इस कार्टिसोल हार्मोन की, शरीर में इस कार्टिसोल हार्मोन की अधिकता हो गई ना, अधिकता, तो अपने को एक रोग हो जाता है जिसे अपने बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम, इस कुशिंग सिंड्रोम में चेहरा लाल पड़ने लग जाता है, गोल मटोल होकर लाल पड़ने लग जाता है, रेड मून फेस हो जाता है। कुशिंग सिंड्रोम में मोटापा बढ़ने लग जाता है, असामान्य मोटापा हो जाता है। तो आप तो इतना ध्यान रखो कि कार्टिसोल की अगर शरीर में अधिकता होने लगी तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन की अधिकता हो गई तो कौन डिजीज के नाम से, कौन सी डिजीज होने लग जाएगी। और यही एंड्रोजन और एस्ट्रोजन बढ़ने लग गए तो अपने को एक रोग होगा जिसे अपने एड्रिनल विलरिज्म के नाम से जानते हैं। अभी आएगा उसके बारे में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक बार इतना समझ में आया आपको। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे होगा, सर ये एंड्रोजन एस्ट्रोजन तो अपनी जनन ग्रंथियां निकालती है, जैसे टेस्टिस हो गई, ओवेरी हो गई, उनसे निकलती है। देखो बचपन में बच्चों में, है ना, महिला और पुरुष वाले दोनों हार्मोन निकलते हैं, एंड्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं बहुत कम मात्रा में। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों में पुरुष वाले हार्मोन निकलते हैं, महिलाओं में महिला वाले। तो बचपन में जो ये हार्मोन निकालती है, ये निकालता कौन है, गोनेडोकोर्टिकोइड। ये हार्मोन निकालता कौन है, एड्रिनल ग्लैंड निकालता है, उसका कोर्टेक्स भाग निकालता है, जिन्हें गोनेडोकोर्टिकोइड्स भी बोलते हैं। यानी इन एंड्रोजन एस्ट्रोजन को आप गोनेडोकोर्टिकोइड्स के नाम से भी जानते हो। तो बोलो बात समझ में आई क्या। ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर सर एल्डोस्टेरोन हार्मोन और कार्टिसोल हार्मोन, ये जो कार्टिसोल हार्मोन है, इनकी कमी हो गई तो कौन सा रोग होगा। तो उस समय एक रोग होता है, उस रोग को अपने बोलते हैं एडिसन्स डिजीज, एडिसन सिंड्रोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एडिसन सिंड्रोम। ठीक है। तो आप तो देखो डायरेक्ट याद करो कि ग्लूकोकोर्टिकोइड या एल्डोस्टेरोन की अधिकता हो गई तो कौन सी डिजीज हो जाएगी या कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा,
कार्टिसोल की अधिकता हो गई तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। कार्टिसोल स्ट्रेस तनाव से मुक्त रखता है, इसे लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल दोनों की कमी हो गई तो एडिसन्स डिजीज हो जाएगी, एडिसन रोग हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा रोग हो जाएगा? एडिसन 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 रोग हो जाएगा। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन कार्टिसोल ये निकलते किससे है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं, उसके बाहरी भाग कोर्टेक्स से निकलते हैं, उसके बाहरी भाग कोर्टेक्स से निकलते हैं। तो ये आप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार इसको वापस से थोड़ा बैक में लेके वीडियो रिवाइज कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लेना। चले, अब अपना क्वेश्चन क्या था देखो। अब अपना क्वेश्चन था कि सोडियम की अधिकता हो गई और पोटेशियम की कमी हो गई। देखो सॉरी, थोड़ा सोडियम की अधिकता हो गई तथा पोटेशियम की कमी हो गई तो फिर कौन सा रोग हो जाएगा? ये कब होता है? ये एल्डोस्टेरोन की हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। और रोग कौन सा हो जाता है? कौन सी डिजीज हो जाती है? कौन सा रोग हो जाता है? कौन सी डिजीज हो जाती है? कुशिंग क्या होता है? कुशिंग में उल्टा काम होने लग जाता है। कुशिंग कार्टिसोल हार्मोन की अधिकता के कारण होता है, इसमें उल्टा काम होगा, इसमें सोडियम कम होने लग जाएंगे, पोटेशियम बढ़ने लग जाता है, पोटेशियम आयन बढ़ने लग जाता है कुशिंग सिंड्रोम में। एक बात ये भी ध्यान रखना, तो यहाँ पे कौन सा ध्यान में रखना है? अगर ये ऐसे बोल देता सोडियम की कमी पोटेशियम अधिकता तो कुशिंग सिंड्रोम करते हैं, और कह देता कि अगर कार्टिसोल एल्डोस्टेरोन दोनों कम हो गए तो एडिशन रोग करते हैं। और के प्लूमर रोग थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण होता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड में गांठें बनने लग जाती है, इसे प्लूमर डिजीज कहते हैं। चलें आगे, क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको एक बार और देखना, समझने की कोशिश करना। कल को क्वेश्चन आ गया तो अपने से गलती नहीं होनी चाहिए। चलो देखो, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किसका उपयोग गठिया रोग के उपचार में, एलर्जी उपचार में, अंगों के प्रत्यारोपण में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में उसको सफल बनाने में किया जाता है? देखो, एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम होता है कार्टिसोल हार्मोन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कार्टिसोल के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। गठिया रोग के उपचार में, एलर्जी के उपचार में कार्टिसोल का यूज किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आंसर कार्टिसोल देना है, मेलेटोनिन नहीं देना है, एड्रेनलिन नहीं देना है, इंसुलिन नहीं देना है। क्या आंसर दोगे? कार्टिसोल, है ना। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किसका इंजेक्शन लगाया जाता है? कार्टिसोल के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। याद रहेगा ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ना वापस से, और आंसर क्या देना होता है इसका? कार्टिसोल। नेक्स्ट, एड्रिनल विरिलिज्म। अभी देखो, मैंने आपको बताया था रोग के क्या लक्षण होते हैं। देखो, ये देखो, ये मैंने बताया ना, गोनेडोकोर्टिकोइड, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, इनकी अधिकता होने लग जाती है ना, तो कौन सा रोग होता है? एड्रिनल विरिलिज्म, ये रोग हो जाता है। अब इसमें क्या होता है? स्त्रियों में आवाज भारी, दाढ़ी मूछ, मूछ है ये, दाढ़ी मूछ आना तथा आवाज भारी होना, ये है, बिल्कुल सही बात है। पुरुषों में आवाज पतली हो जाती है, जबकि पुरुषों की आवाज भारी होती है। दाढ़ी मूछ न आना तथा लैंगिक परिपक्वता जल्दी होना, बिल्कुल सही है। तो एड्रिनल विरिलिज्म रोग में क्या होता है? स्त्रियों की आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूछ आने लग जाता है। पुरुषों की आवाज पतली हो जाती है, उम्र बढ़ जाती है, लेकिन दाढ़ी मूछ नहीं आते हैं। इस रोग को एड्रिनल विरिलिज्म कहते हैं, और ये एस्ट्रोजन और एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता के कारण हो जाता है मनुष्य पुरुषों में। तो यहां पर ये दोनों ऑप्शन सही है, सी आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी ग्रंथि जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानी जाती है? आई थिंक ये क्वेश्चन तो देखते ही आपने कर दिया होगा। आंसर क्या देना होगा? ए, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। दूसरे नंबर पर कौन आती है? पीयूष ग्रंथि। इसे मानव शरीर की जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। इसे मानव शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं। इसे मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है ना। पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन हार्मोन, जो मेलेनिन वर्णक पर कंट्रोल रखता है।
चलो, और मेलेनिन वर्णक के कारण त्वचा का रंग निर्धारण होता है। मेलेनिन वर्णक ज्यादा निकलेगा तो अपने क्या हो जाएंगे, काले, कम निकलेगा तो अपने गोरे हो जाएंगे। रुधिर में इंसुलिन की कमी क्या कहलाती है? देखो, आपके शरीर में ग्लूकोज को बैलेंस रखने का काम कौन कर रहा है? ग्लूकोज को बैलेंस रखने का काम कौन कर रहा है? इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी, और शरीर में जब ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया। तो इस क्वेश्चन को लिंक करके आंसर देना होता है। रुधिर में इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या होगा? ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लग जाएगा, और ग्लूकोज का जब स्तर बढ़ जाता है तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर शरीर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता, ग्लूकोज कम हो जाता, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ग्लूकोज बढ़ रहा है इस केस में तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाइपोटेंशन किसे कहते हैं? लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपर का मतलब अधिक है, हाइपो का मतलब कम है। इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन को अपने क्या बोलेंगे? हाइपर ग्लाइसीमिया कहेंगे। ठीक है, चलो। इस हार्मोन को पुरुष विकास हार्मोन कहते हैं, एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन का एक प्रमुख हार्मोन है जिसे अपने टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो पुरुष की पबर्टी एज, यौवनावस्था का निर्धारण करता है। पुरुषों में पबर्टी एज, यौवनावस्था कब आ जाती है? 14 से 16 वर्ष की उम्र में, जिसमें पुरुष की आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूछ आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर एंड्रोजन हार्मोन करना है। एंड्रोजन नहीं लिखा हुआ आएगा तो क्या लिखा हुआ आएगा? टेस्टोस्टेरोन लिखा हुआ आएगा। चलो, गर्भ धारण करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? रिलैक्सिन नहीं, एस्ट्रोजन नहीं, है ना, एस्ट्रोजन नहीं है, ये भी महिलाओं में निकलता है। एंड्रोजन नहीं, प्रोजेस्टेरोन। ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन को अपने गर्भपात रोधी हार्मोन भी बोलते हैं। गर्भ धारण करने के लिए हार्मोन बहुत जरूरी है, तो आंसर क्या देना होता है? प्रोजेस्टेरोन आंसर देना होता है। ठीक है। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन बताओ? गाय और भैंस से अपने को अधिक दूध प्राप्त करना है तो उसको किसके इंजेक्शन लगाएंगे? ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन, है ना। ऑक्सीटोसिन को दुग्ध निष्कासक हार्मोन भी कहा जाता है ना। इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। महिलाओं को जो प्रसव पीड़ा होती है वो इसी हार्मोन के कारण, तो ऑक्सीटोसिन को अपने लेबर पेन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये सारी बातें आपने पढ़ रखी होगी, ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि फलों और सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, किस हार्मोन का यूज किया जाता है, तब भी अपने को आंसर ऑक्सीटोसिन देना होता है वहां पे। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर बोलते हैं? देखो, अंतःस्रावी तंत्र का जो पेसमेकर होता है ना, वो थायरोक्सिन होता है। थायरोक्सिन अपने शरीर में गले में एक एच आकार की ग्रंथि है जिसे अपने थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये थायराइड ग्लैंड अपने शरीर का पेसमेकर है। इस थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन, जो अपने मेटाबॉलिक रेट, उपापचय दर का नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो इसे अपने मानव शरीर का पेस मेकर भी कह सकते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन को। याद रखना, ये कैल्सिटोनिन नहीं है, इंसुलिन नहीं है, एड्रेनलिन नहीं है। वासोप्रेसिन हार्मोन, जिसे एडीएच एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, है ना। तो वासोप्रेसिन हार्मोन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसकी थोड़ी इंग्लिश गलत हो गई है ना। वासोप्रेसिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? तो उस समय अपने को आंसर देना होता है एडीएच एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन के से जानते हैं। तो इसका आंसर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ध्यान रखना, मेंडल का जो आनुवांशिकता का सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पर आधारित होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित होता है। कायिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर नहीं है, एसेक्सुअल पर नहीं है, सेक्सुअल लैंगिक जनन पर आधारित है। ये बात एक बार थोड़ी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। हमारे शरीर में आनुवांशिकी इकाई को क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जीन ही है ना।
मेंडल ने अध्ययन हेतु मटर के पौधों के कितने प्रकार के युग्म विकल्पी 7 जोड़ों पे अध्ययन किया था? 7 जोड़े आपको पता है? फली का रंग, फली का आकार, है ना? ये सारा आपको पता होगा, 7 जोड़े पढ़ रखा है आपने। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात क्या है? तो मेंडल के एकल संकर क्रॉस में बताओ फिनोटाइप अनुपात क्या है? फिनोटाइप अनुपात क्या है? 3:1। जीनोटाइप अनुपात क्या है? 1:2:1। और मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात क्या है? 9:3:3:3:1। और जीनोटाइप अनुपात अपने से पूछ ले, है ना, 9:3:3:1। जीनोटाइप अपने से पूछ ले तो 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ठीक है, एक मैंने ये लिखवाया था, एक और भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपने कहीं पढ़ भी रखा होगा, उसको याद कीजिए कौन सा है ना? 121, 242, 121 था, है ना? एक और अपने ने किया था, पर यहाँ पर पूछा क्या है, इन्होंने फिनोटाइप रेशियो पूछा है। तो फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? 9:3:3:1। तो आंसर क्या देना है यहाँ पे? बी आंसर देना है। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए किसके लिए सम्मानित किया गया था, है ना? तो इन्होंने जीन का संश्लेषण किया था, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया था। सिंथेसिस ऑफ जीन, जीन का संश्लेषण। इसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। किसने दिया था? बैटसन ने। तो किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। तो यहाँ पर आंसर बैटसन करना है अपने को, बैटसन। ठीक है, बैटसन आंसर करना है, डी आंसर होगा। वाटसन नहीं है, बैटसन है। ये काफी बुकों में वाटसन लिखा हुआ होता है, वाटसन नहीं करना होता है, बैटसन करना होता है। मैंने वाटसन लिखवाया है कि भाई काफी बुक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आंसर बैटसन है यहाँ पे। ठीक है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बताओ? 21वें जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी बन जाती है, वहां 2 की जगह 3 हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बताओ? एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, महिला में 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है बताओ? पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है, ट्रांसजेंडर जो होते हैं, किन्नर लोग होते हैं, उनको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है। पटाउ सिंड्रोम में 13वें जोड़ी गुणसूत्रों में ट्राइसोमी बन जाती है, बिल्कुल। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी बन जाती है। तो यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, आंसर क्या करना होगा? एफ। क्या आंसर होगा? एफ आंसर होगा। समझ में आई कहानी यहाँ पे, सिंपल सी। चलो, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है ना? किसको कहा जाता है? आर मिश्रा को कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है रामदेव मिश्रा। ठीक है, तो पारिस्थितिकी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1868 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ठीक है, इसके अनुसार वातावरण के जैविक एंड अजैविक कारकों के एकीकरण या समाकलन का परिणाम नियमित तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। ये जो सारी बात है ना, ये किसने बताई थी? ये बताई थी ओडम ने। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो यूज किया था वो टेंसले ने किया था। और ये स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है? ओडम का दिया हुआ है। श्रृंखला में सबसे निचला स्तर कौन सा है? ध्यान रखना, उत्पादक जो होते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं, वो खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले स्तर में आते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे लोवेस्ट जो लेवल होता है ना, वो उत्पादक होता है। उत्पादक, फिर उपभोक्ता, अपघटक, ही ऐसे चलते जाते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ी सही है? प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, तेंदुआ प्राथमिक उपभोक्ता है क्या? नहीं है। द्वितीयक उपभोक्ता घास, घास द्वितीयक उपभोक्ता, घास तो उत्पादक में आ जाती है, तो गलत आंसर है ना? हिरण उत्पादक है क्या? तो ये भी गलत हो गया। अपघटक, डिकम्पोजर्स अपने देखे जाए तो कौन है? बैक्टीरिया, कवक, बिल्कुल। कोई जानवर मर जाता है तो ये बैक्टीरिया, फंगस होते हैं, वो उसको खत्म कर देते हैं। ये अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जोड़ा सही कौन सा है? ये सी वाला जोड़ा सही है। नेक्स्ट, एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है?
एक उत्पादक अपने को बताना है, घास उत्पादक है, पेड़ पौधे उत्पादक है, मछली बाग उत्पादक नहीं होते हैं। तो इसमें COD तो सीधे सीधे कट गए। तो एक उत्पादक है, घास उत्पादक है, पादप उत्पादक है, ठीक है। एक शाकाहारी बताओ, कीट शाकाहारी होते हैं क्या? नहीं होते हैं, तो ये कट गया। सही आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। तो एक उत्पादक पादप है, एक शाकाहारी खरगोश है और एक मांसाहारी बाघ है, तो आंसर क्या हो गया? बी। ऐसे किया करो, देखो काट के सीधा आंसर निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की कौन सी किताब में दर्शाया गया है? तो आंसर क्या देना होता है? रेड डेटा बुक में, है ना। ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ रखा होगा कि संकटग्रस्त प्रजातियों को जिस बुक में शो किया गया है वो रेड डेटा बुक कहलाती है। रेड डेटा बुक कहलाती है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? महासागर का, है ना। महासागर का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाता है। ठीक है, और ये महासागर जो पारिस्थितिकी तंत्र ये सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? पानी की बूंद। पानी की जो एक बूंद होती है वो सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पानी की एक बूंद जो है वो सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है, और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो महासागर हो गया। ठीक है, और सबसे स्थायी भी कौन सा हो गया? महासागर। बी आंसर देना है। ये देखो आपने पढ़ रखा होगा पिरामिड, वह पिरामिड जो किसी स्थिर पारितंत्र में उल्टा नहीं हो सकता है। संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है ना। संख्या के लिए कौन सा पिरामिड उल्टा होता है? एक पेड़ का पिरामिड। जीव भार के लिए कौन सा पिरामिड उल्टा होता है? बताओ। सागर, महासागर, तालाब, समुद्र, इनका पिरामिड उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कभी भी किसी भी परिस्थिति में उल्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि पारिस्थितिकी के तंत्र में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का 10% स्थानांतरण, 10% क्या है? 10% का नियम पढ़ रखा है। पारिस्थितिकी के तंत्र में एक स्तर से दूसरे स्तर पर 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बाकी ऊर्जा जो होती है वो उस तंत्र में जो भी भाग ले रहे हैं उनको मेंटेन करने में चली जाती है। इस कारण इसका जो ऊर्जा पिरामिड है वो हमेशा हमेशा सीधा बनेगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा नहीं बनता है। किसका नहीं बनता है? ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनता है। जैवभार का स्तूप किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है? जैवभार की बात करें, बायोमास की बात करें, तो अभी मैंने बताया था तालाब, झील, इनके लिए जैवभार का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता है। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में, जैविक मतलब बायोटिक कंपोनेंट यानी सभी सजीव, जैविक घटकों में प्रोड्यूसर भी आते हैं, कंज्यूमर, डीकंपोजर्स, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी आते हैं। तो डी आंसर होगा इसका। समझ में आई बात? नेक्स्ट, कुंडनकुलम प्रसिद्ध है। कुंडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर आंसर क्या देना होगा? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए कुंडनकुलम प्रसिद्ध है। डीएनए का चाकू क्या कहलाता है? देखो डीएनए का जो चाकू होता है ना वो कहते हैं हम प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अपने डीएनए का चाकू कहते हैं। जबकि लाइगेज जो होता है इसे डीएनए का गोंद कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ गया डीएनए का गोंद किसे कहते हैं, तो लाइगेज, डीएनए का चाकू किसे कहते हैं, तो उस समय अपने को आंसर देना होता है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये दो क्वेश्चन याद रख लेना, रह जाएगी बात याद। चलो, हेलिकेज नहीं है यहाँ पे, गायरेज नहीं है, डीएनए का गोंद लाइगेज, चाकू सी। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है बताओ? ओजोन परत पृथ्वी से अपने ऊंचाई पर जाते हैं तो एक समताप मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, वहां पर ओजोन परत पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समताप मंडल। यहां पर क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। दलदल भूमि में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? देखो दलदल भूमि होती है ना, उनमें उगने वाले पौधों को अपने मार्स वेजिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स वेजिटेशन। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको याद करना। इस वीडियो को
पूरा होने के बाद में जब भी समय मिले एक बार और देखना, 2x की स्पीड में देखना, ताकि ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। कल को एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो अपने से गलत नहीं हो। तो दलदल भूमि में उगने वाले पौधे कहलाते हैं क्या? मार्स वेजिटेशन कहलाते हैं। ठीक है। हेलोफाइट क्या होते हैं? हेलोफाइट, हेलोफाइट वो पादप है जो अधिक लवणों वाली भूमि में उगते हैं, है ना। हाईली सोल्ट कंटेंट होता है जिसमें लवण अधिक होते हैं, ऐसी जगह पे उगने वाले पौधे जो होते हैं उनको अपने हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया। ये आपके इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें आ जाती है, पर्यावरण है ना, एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड कुछ बातें आ जाती है, तो सीधे सीधे अपने को ध्यान में रखना है। वे पौधे जो मरुस्थल में विकास करते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं? जो मरुस्थल में विकास करते हैं उन्हें जीरो फाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जीरो फाइट के नाम से जाना जाता है। अपने राजस्थान में रहते हैं, यहाँ पे मरुस्थल ज्यादा है, तो अच्छा क्वेश्चन बन भी सकता है, जीरो फाइट के नाम से जानते हैं। समोद्भिद पौधे क्या होते हैं? समोद्भिद पौधे वो होते हैं जो समान तापमान व आर्द्रता वाले होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर सी है। जल में उगने वाले नहीं, मरुस्थल में उगने वाले नहीं, मरुस्थल में उगने वाले तो जीरो फाइट हो गए। अन्य पौधों पर उगने वाले नहीं, समान तापमान व आर्द्रता वाले जो हैं उनको अपने समोद्भिद पौधे कहते हैं। सी आंसर है यहाँ पे, समोद्भिद, जिसे अपने मीजोटाइप प्लांट बोल देते हैं। जल में निवास करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जल में निवास करने वाले हाइड्रोफाइट, हाइड्रो जल से आ गया तो इसे जलोदभिद कह देते हैं, है ना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल से जलोदभिद आंसर हो गया। ये कुछ अपने, मैंने क्या कहा, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ध्यान में रखो अपना। अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्शन करने की कोशिश की है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? उस समय अपने को आंसर देना होता है न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया या फ्रांस। नहीं, क्या आंसर दोगे? स्विट्जरलैंड आंसर दोगे। क्या आंसर दोगे? स्विट्जरलैंड आंसर दोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय मृदा में उगने वाले क्या कहलाते हैं? जो अम्लीय मृदा होती है, एसिडिक सोइल होती है, उनमें उगने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट। नहीं, ये तो जल में उगने वाले पौधे हो गए। मिलोफाइट नहीं, जीरोफाइट नहीं, तो कौन से हो गए? ऑक्जिलोफाइट, बिल्कुल। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे ऑक्जिलोफाइट कहलाते हैं। ये एक जगह आप लिख लो, है ना। अम्लीय मृदा में उगने वाले, मरुस्थल में उगने वाले, है ना, जितने भी ये मैंने अभी आपको बताए सारे एक जगह पे लिख लो, है ना, ताकि सीधा रिवीजन हो जाए अपना। वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा कितनी होती है? देखो, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर कौन सी है बताओ? ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पर ऑर्गन होती है। चौथे नंबर पर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? लगभग 78%, ऑक्सीजन की लगभग 21%, ऑर्गन की 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होती है? 0.03% होती है। तो वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो आंसर क्या देना होगा? 0.93%। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो अपने को वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करना है, वहां पे आंसर करना होता है ऑर्गन। कर दोगे? ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, उनको ऐसा लगता है वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तीसरी सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। नहीं, तीसरी सबसे ज्यादा गैस ऑर्गन होती है, चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। ऑर्गन एक अक्रिय गैस है जिसको अपने बल्ब में, ट्यूबलाइट में भरते थे। चलो, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस पदार्थ के उत्सर्जन से लोगों की मृत्यु हो गई? एक भोपाल गैस कांड आपने सुन रखा होगा, उसके अंदर कौन सी गैस थी जिसके कारण काफी लोग मर गए थे? तो उस गैस का नाम था, शॉर्ट में उसे MIC के नाम से जानते हैं, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है, फिर भी कभी कभार आ जाता है, तो मैंने एक बार प्रैक्टिस के लिए आपके डाल दिया, काफी बार आपने ये पढ़ रखा होगा। जंगल की ज्वाला किस पादप को कहा जाता है? देखो, एक पादप है जिसे अपने बोलते हैं प्लास, जिसे अपने क्या बोलते हैं? प्लास। तो प्लास का जो पेड़ होता है ना, उसके जो फूल होते हैं ना, इस प्लास के पेड़ के जो फूल होते हैं ना, वो लाल और पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? लाल पीले रंग के होते हैं। इनको ऊपर से देखोगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि जंगल में आग लग गई है ना। तो इसे जंगल की ज्वाला भी बोलते हैं।
और इस प्लास का जो वैज्ञानिक नाम है ना वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो वैज्ञानिक नाम से अपने को पेड़ का नाम पहचानना है और आंसर देना है, तो यहाँ पर आंसर होगा सी, है ना, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, है ना। तो प्लास का पेड़ है, उसके फूल लाल पीले रंग के होते हैं, दूर से देखते हैं तो इसे ज्वाला की तरह दिखते हैं, इसे जंगल की ज्वाला आपने ने बोल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल है, बताओ भारत का राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट कौन सा है? केला? नहीं नहीं नहीं, केला थोड़ी है। कौन सा है बताओ? नवरात्रा चल रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है केला लिख दोगे आप। क्या है राष्ट्रीय फल बताओ? भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम, है ना, आम, मैंगो। अब बेटा पेपर वाला क्या है, होशियारी कर जाता है, यहाँ पे आम लिखा ही नहीं, बच्चा आंसर दे देगा। तो उसने क्या किया, आम का वैज्ञानिक नाम लिख दिया। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैग्निगोफेरा इंडिका, है ना। ठीक है, तो ए आंसर है इसका। आगे चलते हैं, निम्न में असत्य फल का उदाहरण है। असत्य देखो दो प्रकार के फल होते हैं, एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल। सत्य फल वो होता है जिनको अपने अंडाशय से प्राप्त करते हैं, और असत्य फल वो होता है जिसे अंडाशय से प्राप्त नहीं किया जाता है ना। सत्य फलों में आपके आगे केला, आम, है ना, संतरा, ये सब सत्य फलों में आ गए। ठीक है, असत्य फलों में कौन कौन से, देखो केला सत्य फल है, मूंगफली सत्य फल है, अंजीर इसमें है, सेब आगा इसका आंसर। तो आंसर क्या देना है? सेब। सेब, आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद, धनिया, मेथी, ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब असत्य फलों में आ जाते हैं। ठीक है, अनानास, पाइनएप्पल, ये सब असत्य फलों में आते हैं। आपको एक शीट दे रखी होगी, उसको देखना, उसमें ये सत्य असत्य फल लिखे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन डाला है मैंने, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? अंडाशय, परिदल पुंज, पुष्पासन या एरिल? एरिल होता है। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? एरिल। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, खाने योग्य भाग वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा बताओ? पुष्पासन। हरित में पाई जाने वाली धातु, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम। पढ़ रखा है। इसी मैग्नीशियम के जलने से पत्तियां क्या होती है? पीली पड़ जाती है ना। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होती है, अपने ब्लड में कौन सी होती है? आयरन। इंसुलिन जो हार्मोन होता है, उस इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आप आंसर क्या दोगे? जिंक, Zn। ब्लड में कौन सी धातु होती है? रक्त में कौन सी होती है? लोहा, Fe। ठीक है, क्लोरोफिल में पर्णहरित में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम, जिसे अपने क्या बोलते हैं? Mg कहते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आई? वार्षिक वल्य, देखो पादप को अपने काटते हैं, पेड़ को काटते हैं, तो पेड़ के अंदर ऐसे एनुअल रिंग्स, वार्षिक वल्य पाई जाती है, जिनको गिनकर अपने उस पेड़ की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा पादप है जिसमें वार्षिक वल्य नहीं होती है? इन चार ऑप्शन में अपने को बताना है। नीम में होती है, आम में होती है, पीपल में होती है, गन्ने में नहीं होती है। तो आंसर ए देना है। ठीक है, वार्षिक वल्य किस पादप के तने पर नहीं पाए जाते हैं? तो आंसर देना है सुगर कैन। हल्दी, अरबी, आलू, अदरक आदि खाने योग्य भाग, ये किसके क्या है बताओ? हल्दी, अदरक, आलू, ये क्या है? ये तना है, तना, स्टेम। तो हल्दी, अदरक, अरबी, आलू, लहसुन, प्याज भी इसमें आ जाएगा। लहसुन, प्याज, ये किसके रूप है? ये सब तने के रूप में, तना तना तना, स्टेम। ठीक है, बीज नहीं है, जड़ नहीं है। जड़ में कौन आ जाता है? गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम, चुकंदर, ये जड़ में आ जाते हैं, है ना। ये सब तने में आएंगे। किस पादप में तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करता है? सॉरी, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। देखो पादप का जो हरा भाग होता है, जैसे पत्तियां वगैरह होती है, उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन एक पादप है जिसका नाम है कैक्टस, इसका तना भी प्रकाश संश्लेषण करता है। तो आंसर क्या देना है? कैक्टस। टेरिडियम, इक्नियम, आर्किड नहीं है, कैक्टस आंसर है इसका। चुकंदर के किस भाग में चीनी प्राप्त होती है? जो चुकंदर का कौन सा भाग है जिससे चीनी प्राप्त होती है? तो आंसर क्या देना होता है? अभी बताया था मैंने, चुकंदर, सलजम,
गाजर, मूली, है ना, शकरकंद, इन सब से ये किसके भाग है? जड़, रूट आंसर देना होगा यहाँ। गाजर का देखो, गाजर का खाना योग्य भाग क्या है? जड़ आंसर देना है। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? देखो, अपने पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो समताप मंडल है, समताप मंडल में एक नीले रंग की गैस पाई जाती है जिसे अपने ओजोन गैस बोलते हैं। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी मोटाई जो होती है डोप्सन में मापी जाती है, और इसकी मोटाई कितने डोप्सन होती है? 300 डोप्सन होती है। तो आंसर क्या करना होगा? सी आंसर करना होगा। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो कितनी होती है? 300 डोप्सन होती है, 300 डोप्सन, डोप्सन में मापी जाती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है बताओ? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कैसे होता है? एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल होता है। तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है बताओ? पृथ्वी के कोर से, सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य से तो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, बायोमास से नहीं, परमाणु से नहीं, परमाणु से तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पृथ्वी का जो कोर होता है, अर्थ कोर होता है, उससे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स? देखो, एक नॉन रिन्यूएबल आपने सुन रखा होगा, एक रिन्यूएबल सुन रखा होगा। रिन्यूएबल की क्या खासियत होती है? रिन्यूएबल की खासियत होती है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं, अनवीनीकरण जो होते हैं, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस उत्पन्न कर देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे नवीनीकरण स्रोत कौन सा है बताओ? तेल है? तेल नहीं है, कोयला नहीं है, प्राकृतिक गैसें नहीं है, ये प्रदूषण करेंगे पर्यावरण में। यहाँ पे बायोमास है। क्या है? बायोमास। बायोमास सबसे पुराना, देखा जाए तो ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। सबसे पुराना ईंधन है बायोमास, सबसे पुराना फ्यूल है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है जिसका उपयोग वाहनों को चलाने में किया जाता है? कोयला है? प्रोपेन है? नहीं, एथेनॉल। कौन सा है? एथेनॉल। ध्यान रखना, एथेनॉल। आजकल वाहनों में एथेनॉल डालते हैं, पेट्रोल में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है जिसका उपयोग आमतौर पर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है ना? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। तो आंसर क्या देना होगा? ये बायोगैस है। क्या आंसर देना होगा? बायोगैस। ये एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जिसका उपयोग भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये आज के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे बायो के जो अपने ने किए हैं। आप इनको पढ़िए अच्छे से, अपने आप पे विश्वास रखिए। मैसी एकेडमी का इतना साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।